भारत से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूनान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मैसेडोनिया नाम का एक छोटा सा राज्य था, जिस पर 359 ईसा पूर्व में राजा फिलिप द्वितीय का शासन था। फिलिप द्वितीय एक कुशल सेनापति था। उसके पास वीर सैनिकों का विशाल संगठन था और वो अपने पुत्र सिकंदर को पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक महान शासक बनाना चाहता था। इसीलिए उसने सिकंदर को बचपन से ही युद्ध कला की बेहतरीन शिक्षा दी और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक को उसके गुरु के रूप में नियुक्त किया, जिससे सिकंदर में महान शासक बनने लायक सभी गुणों का विकास हुआ। 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप द्वितीय की मृत्यु हुई और सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में मैसेडोनिया का शासक बना। शासन के हाथ में आते ही सिकंदर ने सबसे पहले फारसी अत्याचारों के खिलाफ समूचे यूनानियों को प्रेरित किया और 2 सालों के भीतर ही हजारों की पैदल और अश्वरोही सेना का संगठन कर लिया। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपने अभियान की शुरुआत करते हुए फारस के पूर्वी भाग पर हमला बोल दिया। फारसी सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना होने के बाद भी सिकंदर के बुलंद हौसले, अद्भुत युद्ध नीति और अदम्य साहस ने उनके हौसले को पस्त कर दिया। 334 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर नाम की खूंखार आंधी के सामने फारसी सेना ने घुटने टेक दिए और आखिरकार 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसी सम्राट दारा तृतीय अर्थात डेरियस III को अरबेला के युद्ध में परास्त कर फारस में अपना एकाधिकार कर लिया। केवल 25 वर्ष की आयु में इस नौजवान के हाथ में अब यूनान के साथ साथ एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, अफ़गानिस्तान और बैक्टीरिया इतने विशाल भूमि पर फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था। लेकिन विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसका अगला लक्ष्य था दुनिया का आखिरी छोर अर्थात भारत। 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा के रास्ते हिंदुकुश पर्वत को लांघते हुए सिकंदर ने अपनी विशाल सेना के साथ भारतीय भूमि पर अपना पहला कदम रखा। लेकिन यहाँ पर आते ही यहाँ की छोटी छोटी जनजातियों ने सिकंदर की सेना को भारी मुश्किल में डाल दिया। जनजातियों के छापामार युद्ध नीतियों ने उन्हें इतना परेशान किया कि लगभग 1 महीने तक वे उनमें ही उलझ कर रह गए। उस वक्त भारत के सीमांत क्षेत्र में अश्वक नाम का एक छोटा गणराज्य था, जिसकी राजधानी मस्सक थी। सिकंदर की सेना ने मस्सक को कुचलने के लिए उस पर भारी हमला बोल दिया। मस्सक की रानी कृपा के नेतृत्व में वहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए। यूनान के लेखकों ने मस्सक की रानी को क्लियोपिस के नाम से पुकारा है। उनके विवरण से हमें यह पता चलता है कि सिकंदर की सेना ने मस्सक की समस्त स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। सिकंदर के इस भीषण नरसंहार के बाद तक्षशिला के राजा आम्बी ने तो तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया और वो सिकंदर के इस अभियान में उसका सहयोगी बन गया। अब सिकंदर आगे बढ़ते हुए पंजाब की भूमि पर जा पहुंचा। पंजाब के झेलम और चिनाब नदी के बीच उस वक्त राजा पोरस अर्थात पुरु राजा का शासन था। पुरु राजा ने सिकंदर के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे झेलम नदी के तट पर युद्ध के लिए ललकारा। यूनानी लेखकों ने झेलम नदी के इस युद्ध को हाइडेस्पीस का नाम दिया है। इसीलिए यह युद्ध दुनिया भर में हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में इस युद्ध को झेलम या वितस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पुरु राजा ने अपने दुर्दम साहस का परिचय देते हुए सिकंदर की सेना पर कड़ा प्रहार किया। खुद सिकंदर भी इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका प्रिय घोड़ा ब्यूसेफेलिस मारा गया। फिर भी अंततः विजय सिकंदर की ही हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में और अपने प्रिय घोड़े ब्यूसेफेलस की याद में सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे क्रमशः निकैया और ब्यूसेफेलस नामक नगरों की स्थापना की। पुरु राजाओं के इतने कड़े प्रयास के पश्चात सिकंदर की सेना के हौसले अब प्रस्त हो चुके थे। यास नदी के किनारे सिकंदर की सेना ने नदी को
पार करने से मना कर दिया। वैसे भी भारत को जीतने के लिए उन्हें अभी भी मगध की विशाल सेना का सामना करना था। मगध पर उस वक्त धनानंद का शासन था, जिसके पास लाखों पैदल, हजारों अश्वरोही और सैकड़ों युद्ध कुशल हाथियों का युद्ध कुशल सेना थी। शायद मगध की सेना के खौफ ने ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया हो। सिकंदर ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर खड़ी अपनी इस सेना में साहस भरने और उसे उत्तेजित करने का भारी प्रयास किया, लेकिन लगातार 9 साल अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर आए अपने सैनिकों को सिकंदर नहीं मना पाया। 19 महीनों तक भारतीय भूमि में रहने के पश्चात सिकंदर 325 ईसा पूर्व में घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन घर वापसी की यह यात्रा सिकंदर के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन तक पहुंचते ही सिकंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और मात्र अपनी 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका विशाल साम्राज्य तुरंत ही बिखर गया, लेकिन भारत पर उसके आक्रमण के परोक्ष परिणाम हमें लंबी अवधि तक देखने को मिले। सिकंदर के इस आक्रमण ने भारत के असंगठित शासकों को संगठित होने के लिए मजबूर किया। बाद में मौर्य शासकों ने इस विशाल भारत को संगठित करने का कार्य किया और सफल भी रहे। इसी के साथ साथ सिकंदर के इस अभियान के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को गति मिली और मुख्य रूप से भारतीय शिल्पकला और यूनानी शिल्पकला के सम्मिश्रण से एक नई शैली अर्थात गांधार शैली का उद्भव हुआ। इसी के साथ साथ मुद्रा निर्माण की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। भले ही सिकंदर अपने विश्व विजय को सफल न कर सका हो, लेकिन उसने 13 साल के शासनकाल में जो कारनामा करके दिखाया था वह अद्भुत तथा अकल्पनीय था। इसीलिए उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है।